बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर साहब। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे गुजर रहे हैं रोज़े? यहाँ हमारे शहर में तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बारिशें हो रही हैं जिसकी वजह से रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। अपनी दुआओं में आप मुझे ज़रूर याद रखें, जिस तरह मैं आप सबको याद रखती हूँ मुझे भी याद रखा करें। आज हम जो नावल पढ़ेंगे वो है पहलू में है ईद का चाँद। हिना मलिक का ये नावल है, बहुत शॉर्ट स्टोरी है, बहुत खूबसूरत नावल है, कज़न बेस्ड नावल है। ये लड़की जो है हीरोइन वो गांव आती है तो बस उसी माहौल पे उसी मतलब सबसे कज़न से मिलती है, उसी से रिलेटेड ये स्टोरी है। बहुत खूबसूरत स्टोरी है। हीरो काफ़ी रूड होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर करें, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है क्योंकि अभी सब्सक्रिप्शन जो है ना वो काफ़ी अरसे से रुक गई है। तो मैं चाहती हूँ कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहलू में है ईद का चाँद। उसे गांव में आकर कोई ख़ास खुशी नहीं हुई थी। हर तरफ बदबू गर्द, उसे ये सब देख देख कर कराहियत आने लगी थी। मुनीब, तुमने तो कहा था गांव में बड़ा पुरफिज़ा माहौल होता है, वो नाक पर रुमाल रखे पूछ रही थी। हाँ तो है ना ये पुरफिज़ा माहौल। आहा क्या रोमांटिक माहौल है। गाय भैंस हर फिक्र से आज़ाद अपने अपने काम में मसरूफ़ हैं। मक्खियाँ इतना खूबसूरत रक्स कर रही हैं, गर्द से भरपूर खुशबूदार हवा। वाह मज़ा आ गया। मुनीब की बजाय मोइज़ ने जवाब दिया, तुम ऐसे माहौल को रोमांटिक कहते हो? उससे झुरझुरीली बीबी, आप अपने आबाई गांव में आई हैं, पेरिस के किसी होटल में नहीं। मोइज़ ने मज़ाहिका खेज़ अंदाज में कहा। जीना खामोश होगी। बचपन से ही वो लंदन जैसे आज़ाद ख्याल शहर में रहती आई थी। फिर अचानक ही पापा ने वापस पाकिस्तान आने का इरादा कर लिया। रहते तो वो कराची में थे मगर अपने आबाई गांव पहली बार आए थे। ब्लू जीन्स के साथ वाइट टी शर्ट और लेदर की लंबी सी जैकेट में मलबूस थी। स्टेप्स में कटे हुए बालों की पोनी टेल बनाई हुई थी और आंखों पर डार्क ग्लासेस लगा रखे थे। गाड़ी हवेली के बाहर रुकी तो वो सब बाहर निकले। बैठे बैठे उसकी टांगें अकड़ गई थी। बिस्मिल्लाह, मेरे बच्चे आए हैं। दादों ने बड़ी गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल किया। मुनीब और मोइस बड़ी गर्मजोशी से सबसे मिल रहे थे। घर के बाकी अफराद भी आ गए। वो सबको ज़्यादा पहचानती नहीं थी। ताया, अब्बू, दिल चाचू, नबील चाचू, आयशा फुप्पो और अपनी चचियों वगैरह से मिलकर वो बैठी तो सब कज़न्स ने उसे घेर लिया। सारा सबका तारुफ करवा रही थी। ये अमारा, ज़ारा हैं मेरी बहनें। ये फ़रा और तूबा हैं आयशा फुप्पो की बेटियां। ये अबरार है। प्लीज़ आप ये तारुफ बाद में करवा दीजिएगा, मैं इस वक्त बेहद थकी हुई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। वो उठ खड़ी हुई। सबको गोया जैसे सांप सूंघ गया। आयशर और वलीद जो उन सब से अलग बैठे बिजनेस के किसी मसले पर बात कर रहे थे, इन सबके इस तरह खामोश हो जाने पर चौंक गए। तुम लोगों को क्या हुआ? सबकी बोलतियाँ क्यों बंद हो गई हैं? आयशर ने कहा। मैं आराम करना चाहती हूँ। अल्ट्रा मॉडर्न अबरार ने अजीना की नकल उतारी। अबरार, बहुत बुरी बात है। अच्छा, और वो मोहतरमा जो इतनी नखरे दिखा रही थी वो अच्छी बात है। वो थकी हुई है, सफ़र से आई है, सारा ने कहा तो सब चुप हो गए। वो शाम को सोकर उठी तो बाहर एक शोर बरपा था। वो कहाँ आती थी इतने शोर की? मुंह बनाती हुई उठी, शावर लेने के बाद कपड़े चेंज किए और बाहर आ गई। ब्लैक जीन्स के साथ ब्लैक टी शर्ट में वो बेहद फ्रेश लग रही थी। गुड इवनिंग दादो। वो दादो को तख्त पर बैठा देखकर उनके पास चली। अरे ये क्या होता है? दादो ने पूछा। दादो, शाम का सलाम। वो मुस्कुराई। ए लो, ये तो मोए फरंगियों का सलाम हुआ ना? दादो ने मुंह बनाया। दादो, ये शोर कैसा है? उससे बात तब्दील कर दी। सब बच्चे छत पर खड़े हैं। आज शाबान की 29 तारीख है। रमज़ान का चांद देखने की कोशिश कर रहे हैं। सलाम अलैकुम दादो। अशर और वलीद वहीं आ गए। वो बाहर से आ रहे थे। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। दादो ने दोनों के सरों पर हाथ फिरा। दादो, सब लोग ऊपर हैं क्या? अशर ने पूछा। हाँ, मुंह धो लो तो तुम भी चले जाओ। उम्मीद तो है कि रमज़ान का चांद आज ही नज़र आ जाएगा। आप बोलती नहीं हैं? अशर अब अजीना की तरफ मतवज्जा हुआ। जी बेटा, बहन को भी ऊपर ले जाओ, तन्हा जाने से घबरा रही है। आपको किसने कहा दादू कि मैं तन्हा नहीं जा सकती? उसका अंदाज अब लहजा अजीब सा था। वलीद ने कुछ चौंक कर उसे देखा था। किसी ने नहीं कहा, मैं खुद कह रही हूँ, दादू ने रसान से कहा। 1 मिनट में अभी आया। अशर उठकर चला गया। वो टांग पर टांग चढ़ाए बेपरवाही से चिंगम चबा रही थी। वलीद ने उसके अंदाजे नशिस्त को बड़ी नागवारी से देखा। इतनी टाइट जीन्स और फिर बिना दुपट्टे के। वो खामोशी से उठकर अंदर चला गया। चले भाई। अशर हाथ धोकर आ गया था। कहाँ? ऊपर। जी भाई, मैं उस ऊपर की बात नहीं कर रहा, छत वाले ऊपर की बात कर रहा हूँ। वो अशर के साथ ऊपर चली आई। हाँ भाई, हुई कोई कामयाबी? अशर ने जाते ही हाँक लगाई। कोशिश तो जारी है, असद ने कहा। छत पर गोया मेला लगा था। चांद नजर आ गया, चांद नजर आ गया। अचानक शोर उठा। जीना ने चांद देखने का ये तरीका पहली बार देखा था। वो एक कोने में जा खड़ी हुई। मुबारक हो। अचानक उसके करीब से आवाज़ आई। अशहर खड़ा था। किस बात की? रमज़ान का चांद नजर आने की। सो व्हाट, वो तो हर साल नजर आता है, वो बेजारी से बोली।
मगर मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। वो उसके दिलकश चेहरे पे नजरें जमाते हुए शरारत से बोला। अच्छा, तो क्या आप भी पहली बार गाँव आए हैं? वो ना समझते हुए पूछने लगी। अशर ने एक जानदार कहका लगाया। इसमें इतना हंसने की कौन सी बात है? वो चिढ़ गई। इसका मतलब था कि वो भी पहली बार गाँव में चांद देख रहा था। इससे पहले कि अशर जवाब देता, सारा उसे खींच कर ले गई चांद दिखाने के लिए। वो भी किसी हद तक उनमें घुल मिल गई कि फितरतन वो हंसमुख और बेतकल्लुफ़ सी थी। आज कोई दावत हो रही है क्या? सब लड़कियां और चची वगैरह किचन में सुबह से घुसी हुई थी। अजीना ने अब्रार से पूछा। तुम्हें नहीं पता? वो हैरत से बोला। नहीं तो। अच्छा चलो मैं बताता हूँ, आज सारा की मंगनी है। क्या मंगनी? मगर किससे? वो हैरान हुई। जाहिर है लड़के से। अब्रार ने यूं सर झटका जैसे कह रहा हो हद हो गई। ओहो, वो तो मुझे भी पता है, मगर किससे? कोई नाम तो होगा उस लड़के का। ये तो तुम अब उसी से पूछो। जीना उठकर किचन में आ गई। सारा बड़ी तुमदही से कबाबों के लिए कीमा तैयार कर रही थी। सारा, आज भी काम कर रही हो? मैंने खजी से बोली। क्यों, आज कौन सी खास बात है? वो मुस्कुराई। आज के दिन तुम्हारे कोई खास बात नहीं? तुम्हारे लिए कोई खास बात नहीं? अजीना ने कतरे चौंक कर पूछा। ओह अच्छा, सारा मुस्कुराई। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उसने शिकवा किया। बताया तो था। कब? कल शाम को। नहीं तो। हाँ, सबके सामने तो बताया था। किस वक्त? वो उलझ गई। भाई, जब तुम अशर के साथ खड़ी थी तब मैं तुमको चांद दिखाने ले गई थी ना। हाँ, मगर उस वक्त तुमने मुझे नहीं बताया था। ओफो, इतनी भुलक्कड़ हो। बताया तो था कि कल पहला रोज़ा होगा। मैं रोज़े की बात नहीं कर रही। वो झुंझला गई। हाँ तो फिर किसकी बात कर रही हो? तुम्हारी मंगनी की बात कर रही हूँ। मेरी मंगनी? सारा मुस्कुराई। किचन में मौजूद सब लोग हंस पड़े। वह हवंक बनी उन्हें देखने लगी। आखिर चिढ़ गई। आप सब हंस क्यों रहे हैं? मैंने कोई लतीफ़ा सुनाया है क्या? ये लतीफ़ा ही तो है। मेरी मंगनी है और मुझे पता नहीं है। सारा ने कहा। तुमसे किसने कहा? नबील चाचू की बीवी निदा ने पूछा। आप लोग इतना एहतमाम कर रहे हैं सुबह से, मैं समझी कोई फंक्शन होगा। अबरार ने कहा। सारा की मंगनी है। वो मासूमियत से बोली। वो तो अव्वल नंबर का झूठा और फ्रॉडिया है, ऐसी बोनियां मारता रहता है। दिल चाचू की बीवी नाइला ने हंसते हुए कहा। ओ अबरार के बच्चे, आई विल किल यू। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बाहर भागी। अबरार उसके तेवर देखकर दूर से ही भाग खड़ा हुआ, मगर जीना ने भी उसे पकड़ कर ही दम लिया। अच्छा पापा, सॉरी, आइंदा नहीं करूँगा। वो बेचारा पिटते पिटते तंग आ गया। जीना मुसलसल उस पर मुक्के बरसा रही थी। वलीद उधर से गुजरा तो एक नागवार सी नज़र उस पर डाली। उससे अच्छा नहीं लगा था जीना और अबरार का इस कदर बेतकल्लुफ़ी से करीब बैठना। देखने वाला कुछ भी समझ सकता है। वो कुछ कहे बगैर आगे बढ़ गया। अफ्तारी पर अच्छा खासा एहतमाम किया गया था। दही बड़े, फ्रूट चाट, पकौड़े, समोसे, कबाब, आलू का रायता, खजूरों का हलवा, अंडे और बादाम का हलवा, पुलाव, खजूरों का मिल्क शेक। गर्ज दस्तरखान लवाजमा से सजा हुआ था। बड़े से कमरे में दस्तरखान बिछाया गया था। दादू, ताया, चचा, कजन्स, गर्ल्स के सब मौजूद थे। अजान हुई तो सब ने खुशू खुशू के साथ दुआ मांगना शुरू की। सब लड़कियां सरों पर सलीके से दुपट्टे ओढ़े थी, मगर वो हस्बे मामूल जीन्स जैकेट में मलबूस थी। दुपट्टा नाम की कोई शय उसके पास नहीं थी। वो ऐसे ही दुआ मांगने लगी। दुआ खत्म करने के बाद वलीद ने बड़े अजीब से अंदाज में उसको घूरा। एक लम्हे को नजरें मिली तो हसीना घबरा गई। कुछ तो था इन आंखों में को वो घबराने पर मजबूर हो गई थी। सब ने गांव के करीब बहने वाली नहर पर जाने का प्रोग्राम बनाया था। नहर क्या थी? गांव की एक छोटी सी तफरीगाह थी। बच्चों के लिए झूलों वगैरह का इंतज़ाम था। जब चंद एक बोनस भी थी और दो तीन स्टॉल्स भी थे। चंद एक बोट्स भी थी। नहर पर जाने का आइडिया वलीद का था। जीना तैयार होकर बाहर आई। वलीद ने एक नाकेदाना निगाह उसके सरापे पर डाली। ब्लैक टाइट्स के साथ रेड कलर की लॉन्ग जर्सी, बालों को खुला छोड़ रखा था। डीप रेड कलर की लिपस्टिक उसके गोरे रंग पर चमक रही थी। सनग्लासेस सर पर टकाए हुए थे। गले में एक चेन झूल रही थी जिसकी लॉकेट पर लव लिखा हुआ था। वलीद का दिल कबीदा खातिर होने लगा। मैं नहीं जा रहा, तुम लोग जाओ। क्या हुआ वलीद भाई? तबीयत तो ठीक है? सारा ज़रा परेशान हो गई। हाँ बस मेरा मूड ख़राब हो गया है। ठीक है फिर हम भी नहीं जाते। वो सब बैठ गए। ओ कम ऑन कॉमरेड्स, अब एक बंदे की खातिर प्रोग्राम कैंसिल मत करो। अजीना ने फौरन कहा। मुबादा प्रोग्राम कैंसिल हो जाए। वलीद ने एक सुलगती हुई निगाह उसके बेपरवाह अंदाज पर डाली। वलीद यार क्या हुआ? कुछ तो बताओ। प्रोग्राम तो तुम्हारा अपना था, मुनीब ने कहा। मैंने कहा ना मेरा मूड नहीं हो रहा, तुम लोग चले जाओ। वलीद ने अपना लहजा नम बनाने की हद इम्कान कोशिश की। भाई जब वो नहीं जाना चाह रहे तो फिर इतनी मिन्नत समाजत करने की क्या ज़रूरत है? अजीना वलीद के नखरों से उलझन महसूस कर रही थी। वलीद एक झटके से उठा और अंदर चला गया। सब बुझे दिल के साथ चल पड़े। सबसे ज़्यादा एक्साइटेड अजीना, अशर और मोइज़ थे। अदील चाचू की हुमा भी कुछ पीछे ना थी। वहां पहुंचकर खुद ही सब फ्रेश हो गए। सब ने खूब इंजॉय किया। जीना ने शुक्र अदा किया कि चलो गांव में एक तो बेहतर जगह है। हवेली में बिजली और गैस की सहूलतें तो मौजूद थी, मगर अभी तक टेलीफोन की सहूलत नहीं आई थी। शाम ढले उनकी वापसी हुई। आज 8वां रोज़ा था। शहरी के वक्त सिवाय जीना के सब मौजूद थे। दस्तरखान पर अजीना ने बमुश्किल 3 रोज़े रखे थे। तुबा बेटा ज़रा जाकर जीना से पूछो तो सही, रोज़ा नहीं रखना क्या? ताई अम्मी ने आयशत पुप्पो की सबसे छोटी बेटी तुबा से कहा। मामी वो कहती है मेरा मूड नहीं हो रहा। थोड़ी देर बाद तुबा ने आकर कहा। दुल्हन ज़रा जाकर देखो तो सही, आखिर बात क्या है?
मूड हो ना हो रोज़ा रखना तो फ़र्ज़ है, दादो ने निघत अजीना की अम्मी से कहा। अम्मा जी वो अपने मूड की मालिक है, नहीं रखेगी वो मेरे कहने से। रोज़ा निगत के कहने पर दादो खामोश हो गई। ताया, अबू, चाचू वगैरह सब लोग ज़मीनों पर गए हुए थे। अशर, मुनीब और मोईस भी साथ थे। वलीद घर पर ही रुक गया था। लड़कियां आपस में गप्पे हाँक रही थी। फैशन पर तब से हो रहे थे। वलीद दादो को अखबार पढ़कर सुना रहा था। अचानक हजीना की चीखों पर सब चौंक गए। वलीद बेख्तियार दौड़ कर गया। क्या हुआ? वो मुतफिक्र सा पूछ रहा था। जीना वलीद के बाजू से लगकर खड़ी हो गई। कुछ बताओ तो सही, हुआ क्या है? वो सिसकियाँ लेते हुए बोली। सांप का नाम सुनते ही सब लड़कियां कमरे से भाग गई। किधर है सांप? वो आगे बढ़ा। ये रहा सांप। वलीद ने सांप को गर्दन से उठाकर उसके सामने लहराया। वो चीख मारकर पीछे हटी। ये नकली सांप है, नबील चाचू का बेटा उमर खेलते खेलते छोड़ गया होगा। व्हाट, ये नकली है? इडियट, वो मुंह बनाकर बोली। कौन? वलीद ने पूछा। ये सांप और कौन? वलीद धीरे से मुस्कुराया, मगर उसके हुलिये पर नजर पड़ते ही रगे सख्ती से तन गई। कुशादा गले की स्लीवलेस नेट की नाइटी में वो किस कदर बेहिजाबी से खड़ी थी। ठीक है वो उसका कज़न था, मगर था तो नामहरम। वलीद को सख्त गुस्सा आया, कुछ कह भी नहीं सकता था। महज एक कहरालूद निगाह उस पर डालकर बाहर निकल आया। जीना बेटा इधर आओ मेरे पास। जी दादो बेटा, हया औरत का जेवर होती है और इस जेवर के बगैर औरत अधूरी लगती है। तुम मेरी बात समझ रही हो ना जी दादो? तो बेटा अब तुम पाकिस्तान आ गई हो। ये गोरों के लिबास वहीं लंदन में छोड़ आती। मशरकी लड़कियों को ऐसे लिबास जेब नहीं देते। दादो क्या है इस लिबास में? मकसद जिस्म ढांपना है। तो देखे मेरा बाजू भी खुला हुआ नहीं है। वो चिढ़ गई। ठीक है, मगर ये लिबास उरियां है। इतने चुस्त लिबास में वो भी खासकर मशरकी लड़कियों को जेब नहीं देते। अब देखो ना, घर में खैर से 4 ताया चचा हैं, 5-7 भाई हैं। उनके सामने इस तरह बिना दुपट्टे के आना कुछ अच्छा नहीं लगता। वलीद को तो वैसे भी इस कदर बेहिजाबी पसंद नहीं। वो चिढ़ता है। ओ अब समझी। दादो ने खसूसन वलीद का जिक्र किया। यकीनन वलीद ने ही दादो से कहा होगा। उसका दिल वलीद की तरफ से मुतनफ़्फ़िर होने लगा। वो अभी टीन एज में थी और ऐसे में नसीहत वैसे ही बुरी लगती थी। वो तो फिर लंदन जैसे शहर की परवरदा थी। 10वां रोज़ा भी गुजर गया। उस रोज़ अफ्तारी के बाद सब मिलकर बैठे तो जाने हसद को क्या सूझी। आइडिया दिया कि हर कोई अपने होने वाले लाइफ पार्टनर में जो खूबियाँ देखना चाहता है वो बयान करे। सबसे पहले अशर धर लिया गया। मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी ऐसी हो कि उसे देखकर फ़ौरन लोग कहें आदाब बाजी जी। अबरार ने उसकी बात काटी। सब हंसने लगे। बकवास ना करो, अशर ने भड़क कर कहा। मेरी बीवी को देखकर लोग मेरी चॉइस को दाद दें, बाकी मोहब्बत और वफादारी तो खैर ज़रूरी है। अशर के बाद फिर मुनीब की बारी आ गई। मुझे तो अपना आइडियल मिल चुका है। वो कुन अखियों से सारा की तरफ देखते हुए शरारत से बोला। सब उसके पीछे पड़ गए, मगर वो भी अपने नाम का एक था। बताना था ना बताया। हाँ तो सारा जी, अब आप ही कुछ बता दीजिए। इब्रार शौक से फर्जी माइक सारा के सामने करते बोला। सारा जो अपनी सोचों में गुम थी, अचानक फरमाइश पर बौखला गई। मैं क्या बताऊँ? वो नर्वस हो गई। जो मौजू चल रहा है उसी पर इजहार ख्याल करें। मोइस के कहने पर सारा ने बेख्तियार मुनीब की तरफ देखा। मुनीब उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। ओ सबकी मुश्तरका और निकली। सारा शर्म से सुर्ख होगी। क्या बदतमीजी है ये? वो अपनी खफत मटाने के लिए बोली। बदतमीजियाँ तो अब चलेंगी क्यों मुनीब? वो सब शरारत के मूड में थे। हसीना का हंस के बुरा हाल था। आंखें पानियों से लबरेज हो गई। अचानक नजर सामने उठी तो वलीद को मौजूद पाया। वो जाने कब आया था। हसीना ने नजरें हटा ली। वलीद ने खंकार कर अपनी आमद का ऐलान किया और उसके साथ ही बैठ गया। वलीद भाई आप बताइए, आपकी शरीकी हयात में कौन कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए? सारा ने तो रुख वलीद की जानिब मुड़ते देखकर शुक्र अदा किया। मैं अपने ख्यालात सिर्फ अपने तक महदूद रखता हूँ। वो दिलकशी से मुस्कुराई। ये क्या बात हुई? कुछ तो बताए ना। अबरार मुसर था। बस ये कि ठीक ठाक हो। वो टाल गया। ओहो भाई, तो कौन चाहता है कि उसकी शरीकी हयात ख़राब हो? लूली, लंगड़ी, अंधी, बहरी, गूंगी, काली, बहंगी, कौन पसंद करता है? अबरार झिल्ला गया। बाकी सब हंस पड़े। मेरे नज़दीक ज़ाहिरी खूबसूरती और हुस्न कोई मायने नहीं रखते भाई, इनसे तो सर टकराना ही फजूल है। हाँ भी अजीना जी, आपके क्या ख्यालात हैं? मुझे कुछ नहीं पता। वो बावजूद इतनी बोल्ड होने के घबरा गई, खासकर वलीद की मौजूदगी में तो वो कभी भी ना बता पाती। वलीद बज़ाहिर अपनी घड़ी की सुइयां दुरुस्त कर रहा था, मगर कान उसी की तरफ मतवज्जा थे। लो भाई हो गई छुट्टी, ये मोहतरमा भी कुछ नहीं जानती। अबरार गोया सर पीट कर रह गया। वलीद को बहुत सख्त बुखार हो गया था। हसीना हैरान थी कि वो बुखार की हालत में भी रोज़े पूरे रख रहा था। वलीद क्या बीमार हुआ? गोया पूरा घर खामोशी की लपेट में आ गया। हालांकि वो उन सब की सरगर्मियों में ज़्यादा शरीक नहीं होता था, मगर फिर भी यूँ लगता था जैसे अब उनकी महफिल में कोई जान ही ना रही हो। घर भर का चहीता और फिर दादो का सबसे बड़ा पोता, सब क्यों ना परेशान होते। वलीद नमाज घर पर ही पढ़ लिया करता था। उस रोज़ ताई अम्मी ने उसे सूप देकर वलीद को दे आए। वो सूप का प्याला लेकर उसके कमरे में आगे दस्तक ना दे सकी कि हाथ में ट्रे थाम रखी थी। वलीद बिस्तर पर बेसुध पड़ा था। वो बार बार अपना सीना मसल रहा था। वो घबरा गई। ट्रे एक तरफ रखा और उस पर ज़रा सा झुकी।
ولید بھائی آر یو آل رائٹ، پانی دو، وہ مشکل بولا، اس بات سے بے خبر کہ اس کے پاس حسینہ ہے۔ حسینہ پانی کا گلاس بھر کر اس کی طرف پلٹی، ایک ہاتھ اس کے سر کے نیچے رکھ کر سہارا دیا اور پانی کا گلاس اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ کیا بہت درد ہو رہا ہے؟ وہ نرم دل لڑکی تھی، اس کی تکلیف کیا وہ کسی کو بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ہاں آپ یہاں میرے کمرے میں؟ اس کے حواس بحال ہوئے تو اسے دیکھ کر چونکا۔ جی وہ میں آپ کے لیے سوپ لائی تھی، وہ گڑبڑا گئی۔ اب آپ جا سکتے ہیں اور سنیں آئندہ بلا اجازت خصوصاً میرے کمرے میں آنے سے گریز کیجیے گا۔ زینہ باہر آگے اپنی شدید توہین محسوس کر رہی تھی۔ بیماری میں بھی اس شخص کی عقل اور غصہ ویسا ہی تھا۔ یہ شخص آخر ہاتھ دھو کر میرے ہی پیچھے کیوں پڑ گیا ہے؟ وہ جتنا سوچتی اتنا ہی اس سے متنفر ہوتی۔ صحت یاب ہونے پر سب نے افطاری پر اس کے لیے پارٹی کا انتظام کیا۔ کافی دنوں بعد وہ سب کے ساتھ مل کر افطار کر رہا تھا۔ سب نے اسے بوکے اور کارڈز دیے سوائے حسینہ کے۔ کیوں بھئی حسینہ، تمہیں ولید بھائی کے صحت یاب ہونے کی کوئی خوشی نہیں ہوئی؟ وہ فرح کے اس اچانک سوال پر وہ گڑبڑا گئی ہوئی ہے۔ کیوں؟ حسینہ دھیرے سے بولی۔ تو پھر کم از کم ایک آدھ گلاب کی کلی ہی دے دیتی، ابرار نے کہا۔ ہو سکتا ہے کسی کو میرا دیا گیا پھول پسند نہ آتا، اس لیے اس سے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ولید نے کنکھیوں سے اس کو دیکھا۔ وہ بلیک اور وائٹ دھاری دار شرٹ اور وائٹ پینٹ کے ساتھ بڑی سی بلیک شال اپنے گرد لپیٹ کر بیٹھی تھی۔ یہ آپ دونوں میں کوئی لڑائی ہوئی ہے کیا؟ فرح نے ولید سے پوچھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ بھئی کم از کم میں نے تو آپ دونوں کو کبھی بھی ڈائریکٹ گفتگو کرتے نہیں دیکھا۔ کیوں بھئی کامریڈز، کیا خیال ہے؟ اس نے باقی سب سے تائید لینا چاہی۔ بھئی میں صرف ان لوگوں سے بات کرتی ہوں جو میری ٹائپ کی ہوں۔ اور ولید بھائی؟ ہاں، وہ تمسخر سے ہنسی۔ پھر آپ کی ٹائپ کا تو یہاں کوئی بھی نہیں ہے، کیا خیال ہے؟ ولید نے برجستہ جواب دے، اشارہ اس کے حلیے کی طرف تھا۔ وہ لاجواب ہوگی۔ باقی سب لوگ ہنسنے لگے۔ اسے یوں لگا جیسے سب اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ وہ اٹھ کر باہر آ گئے۔ جانے یہ شخص کیوں ہر وقت میری بےعزتی کرنے پر تلا رہتا ہے؟ آخر میں نے کیا بگاڑا ہے اس کا؟ میری زندگی ہے، میری مرضی، میں جس طرح کا بھی لباس پہنوں، جو مرضی کروں، میری اپنی لائف ہے۔ وہ کون ہوتا ہے میری زندگی میں دخل اندازی کرنے والا؟ اسے کس نے حق دیا کہ میرے ہر عمل پر ناگواری کا اظہار کرے یا مجھے ٹوکے؟ آخر یہ شخص کیا سمجھتا ہے خود کو؟ اشر، اسد اور ابرار بھی تو ہیں، اور سب سے بڑھ کر میرے اپنے بھائی بھی ہیں۔ جب وہ مجھے نہیں ٹوکتے تو پھر ولید کون ہوتا ہے مجھے ٹوکنے والا؟ میرے باپ باپ نے جب مجھے ہر چیز میں پوری آزادی دے رکھی ہے، پھر ولید کا کیا حق بنتا ہے کہ وہ میری روک ٹوک کرے؟ وہ زہرخند انداز میں سوچ رہی تھی۔ زینہ چلو اندر، ارشد نے آ کر اس کی سوچوں کو منتشر کیا۔ ہاں وہ چونکی، میں نہیں آ رہی۔ اب ضد مت کرو، چلو ناشر پلیز، میں نے کہا ہے میں نہیں جانا۔ میں نے نہیں جانا۔ اندر کوئی زبردستی ہے کیا؟ وہ چلائی۔ ایزی ایزی، کیا ہو گیا؟ مائنڈ کر گئی ولید کی بات؟ جب مجھے نہیں پسند کہ کوئی میری لائف میں انٹرفیئر کرے تو پھر سب لوگ میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ کون لوگ؟ پلیز اشر تم جاؤ یہاں سے۔ مگر تم؟ اوکے میں ہی اپنے کمرے میں چلی جاتی ہوں۔ وہ پیر پٹکتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اشر محض اسے دیکھ کر رہ گیا۔ زینہ کو ولید سے چڑ ہو گئی تھی۔ وہ ولید کو دیکھتے ہی منہ پھیر لیتی، اس کا دل اب بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ جی چاہتا تھا اڑ کر گھر پہنچ جائے۔ خلیل احمد نے اپنی خالہ زاد کزن منصب بیگم سے پسند کی شادی کی تھی۔ خلیل احمد اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ زمیندار گھرانے سے تعلق تھا۔ خلیل احمد کے 5 بچے ہوئے، سب سے بڑے شکیل، جن کے 4 بچے ہوئے، ولید، سارہ، زارا اور امارہ۔ خلیل احمد کو ولید سے خاص انسیت تھی کہ وہ سب سے بڑے بیٹے کا بڑا بیٹا تھا۔ پھر عائشہ تھی، شوہر کی وفات کے بعد واپس میکے آ گئی۔ ان کے 5 بچے سے سب سے بڑا اشر، پھر اسد، فرح، ابرار اور طوبہ۔ ان کے بعد عقیل احمد تھے۔ منیب، ازینہ اور معیز ان کی اولاد تھے۔ پھر عدیل احمد تھے، جن کے 2 بچے تھے، ہما جو میٹرک میں تھی، اور پھر سعد، اور سب سے چھوٹے نبیل احمد ولید سے محض 2-3 سال ہی بڑے تھے۔ حال ہی میں ان کا بیٹا عدنان پیدا ہوا تھا۔ خلیل احمد کے انتقال کے بعد چاروں بیٹے شروع میں تو اکٹھے رہے، پھر کاروبار کو وسعت دینا شروع کی۔ شکیل لاہور اور عقیل لندن چلے گئے، نبیل کراچی میں رہنے لگی اور عدیل اسلام آباد شفٹ ہو گئے۔ چاروں بیٹوں نے منصب بیگم کو ساتھ لے جانا چاہا، مگر وہ آبائی گاؤں اور حویلی کی کسی صورت چھوڑنے کو تیار نہ تھی۔ حویلی میں وہ اور عائشہ رہتی تھی۔ اشر اور اسد نے باپ کا بزنس سنبھالا ہوا تھا۔ ابرار، فرح اور طوبہ پڑھ رہے تھے اور لاہور میں رہتے تھے۔ ہر سال ماہ رمضان میں چاروں بیٹے ماں کے پاس حویلی آتے تھے اور عید کر کے جاتے تھے۔ پچھلے 6-7 سالوں سے عقیل احمد لندن میں ہونے کی وجہ سے حویلی نہیں آ سکے تھے۔ اب دوبارہ پاکستان سیٹل ہو گئے تو حویلی بھی آ گئے۔ اماں جی اپنے بچوں اور ان کی اولادوں کو دیکھ دیکھ کر نہال ہوتی تھی۔ حسینہ برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی سوچوں میں غلطاں تھی۔ اسے اپنے فرینڈز یاد آ رہے تھے، کیتھی، نک، ڈان، جیسیکا، برائن، ولیم۔ کتنا انجوائے کرتی تھی وہ ان سب کے ساتھ۔ اسے یاد تھا ایک بار ویکینڈ پر وہ سی شیل پر گئے تھے، وہاں مذاق میں نک، جیسیکا اور کیتھی نے اس کو پانی میں دھکا دے دیا۔ شدید سردی اور پھر ٹھنڈا پانی۔ وہ 3 دن تک بخار میں جلتی رہی تھی، اور ایک بار ان سب نے برائن کو اس کے برتھ ڈے پر گفٹ کی جگہ ڈبے میں مینڈک ڈال کر دے دیے تھے۔ وہ خود ہی بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ کیا بات ہے، بہت خوش نظر آ رہی ہو۔ ارشر کی آواز پر وہ چونکی۔ ہاں مجھے بھی بتاؤ تاکہ میں بھی خوش ہو سکوں۔ تم بور ہو جاؤ گے، تم کہو تو۔ میں اپنے فرینڈز کو یاد کر رہی تھی، بہت انجوائے کرتی تھی میں ان کے ساتھ۔ تو کیا ہم تمہارے فرینڈز نہیں ہیں؟ اشر نے شکوہ کیا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، تم لوگ تو میرے کزنز ہو۔
پتہ ہے جب میں پاکستان واپس آ رہی تھی وہ بہت زیادہ روئے، خاص کر نک اور جیسیکا۔ نک تو بیمار ہو گیا تھا، بڑی مشکل سے آنے دیا اس نے، اور جیسیکا وہ تو ویسے بھی میرے بغیر کھانا بھی نہیں کھاتی تھی۔ اب سوچ رہی ہوں ان کو خط لکھوں یا پھر کراچی جاتے انہیں ای میل کر دوں، وہ بتا رہی تھی۔ اور اشر بور ہو رہا تھا، اس کے فرینڈ سے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ تو محض اس کو دیکھے جا رہا تھا، سن کہاں رہا تھا۔ کاش کہ تو میری ہو سکتی، اشر محض سوچ کر رہ گیا۔ 29ویں روزے والے دن ہی چاند نظر آ گیا تھا، ولید بھی ان کے ساتھ چاند دیکھنے کی مہم میں شامل تھا۔ چاند نظر آتے ہی سب ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ حسینہ ایک طرف کھڑی تھی، دل بے حد اداس ہو رہا تھا۔ ولید نے ایک نظر اس کو دیکھا، سر دیوار میں ٹکائے وہ آنکھیں موندے ہوئی تھی، مٹیالی سی مسٹرڈ جینس کے ساتھ بلیک ٹی شرٹ میں۔ وہ آج بھی ولید کو ہمیشہ کی طرح لگی، ضدی، اکھڑ اور سر پھری۔ سوچا آج چاند رات ہے، اس سے دوستی کریں، مگر پھر انا آڑے آگے۔ حسینہ کا دل چاہ رہا تھا چیخ چیخ کر روئے، ابھی بھی وہ جو بات سن کر آئی تھی اس کے بعد مر جانے کو جی چاہ رہا تھا۔ یہ کیسا تکلیف دہ انکشاف تھا۔ پھر ڈیڈی کا مان بھی تو تھا، انہوں نے کہا تھا وہ میری بیٹی ہے، انکار نہیں کرے گی، پھر وہ کیوں کر اور کیسے ان کا مان توڑ سکتی تھی؟ روح تک کو چھلنی کر دیا تھا اس انکشاف نے کہ بچپن سے ہی اس کی شادی کی بات ولید کے ساتھ طے تھی۔ وہ شخص جو اس کی ہر بات سے اختلاف رہتا تھا، وہ بھلا اس کے ساتھ کیسے ساری زندگی بتا سکتی تھی؟ ہر کوئی جانتا تھا، مگر ایک وہی اس بات سے بے خبر تھی۔ میری زندگی کا اتنا اہم فیصلہ ہو گیا اور میں بے خبر رہی۔ اس نے کب سے آنکھیں بھینچ لی۔ عید کے دن کے لیے دادوں نے سب لڑکیوں کے لیے ایک سے کپڑے بنوائے تھے، البتہ کلر ذرا مختلف تھے۔ حسینہ نے سب کے بہت اصرار کرنے پر وہ سوٹ زیبتن کیا، جامنی چوڑی دار پائجامہ، جامنی اور آف وائٹ 8 کلیوں والا کرتا جس پر نفیس سا موتیوں کا کام بنا ہوا تھا، دونوں شیڈز والا بڑا سا آرگنزا کا دوپٹہ اوڑھے وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ سارا بڑے مشرقی انداز میں اس کو تیار کیا، اسٹیپس میں کٹے ہوئے بالوں کو بڑی مشکل سے جامنی شیشوں والے برآمدے میں مقید کیا، چہرے کی طرف پر ننھی منھی بالوں کی لٹیں بے حد بھلی لگ رہی تھیں، چوڑیاں، پازیب، جھمکے، خصا، وہ پیاری سی مغل شہزادی لگ رہی تھی۔ جب چلتی تو چوڑیاں اور پائل کی کھنک سب کو متوجہ کر دیتی۔ پہلی بار اس طرح مشرقی انداز میں تیار ہوئی تھی۔ یہ کیا زنجیریں پہنا دی ہیں، مجھے الجھن ہو رہی ہے، وہ جھلا کر بولی تو جواباً سب ہنس دیے۔ عیدگاہ سے واپسی پر سب مرد حضرات گھر والوں سے ملے، ولید چونکہ سب سے بڑا تھا اس سے عیدی مانگ رہے تھے۔ براؤن شلوار قمیض میں اس کا اونچا لمبا سراپا بے حد جچ رہا تھا۔ سارا، فراز، زارا، مارا، طوبا، ہما، سعد، ابرار، معیز سب نے اس سے عیدی لی۔ ایک نہیں آئی تو زینہ نہیں آئی، عشر وغیرہ سب باہر نکل گئے۔ ولید کے سمے در تھا، وہ گھر پر ہی رہ گیا۔ وہ آنکھیں موند کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا۔ جب چوڑیوں اور پائل کی کھنک پر متوجہ ہوا، آپ مجھ سے اپنی عیدی نہیں لیں گی؟ اس کو اس مشرقی حلیے میں دیکھ کر دل خوش ہو گیا تھا، ایک دم موڈ خوشگوار ہو گیا تھا۔ زینہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ زینہ کا دل جل کر رہ گیا۔ مجھے چند 100 روپے کی ضرورت نہیں ہے، میرے ڈیڈی مجھے بہت کچھ دے دیتے ہیں، وہ نہایت بدتمیزی سے کہہ کر چلی گئی۔ ولید کے لبوں پہ بکھری مسکراہٹ ایک دم معدوم ہو گئی۔ کیا سمجھتی ہے خود کو؟ وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ عید کے دوسرے دن باقاعدہ منگنی کر دی گئی۔ ولید اور زینہ، منیب اور سارا اور اشر اور زارا، 3 منگنیاں ایک ساتھ ہوئی۔ سب خوش تھے سوائے زینہ کے۔ عید کے تیسرے دن ہی وہ لوگ واپس چلے گئے اور حویلی ایک دم سونی سونی ہو گئی۔ ولید کو بزنس کے کسی کام کے سلسلے میں کراچی جانا تھا۔ شکیل احمد نے فون پر عقیل احمد کو اس کے آنے کی اطلاع کر دی۔ اسے ان کے گھر رہنا تھا، اگرچہ ولید نے منع بھی کیا تھا، مگر شکیل احمد نہیں مانے۔ منگنی کے تقریباً 5 ماہ بعد وہ وہاں جا رہا تھا۔ جب وہاں پہنچا تو سب سے ملاقات ہوئی سوائے زینہ کے۔ اس کے فرینڈز آئے ہوئے تھے لندن سے، وہ ان کے ساتھ باہر گھومنے پھرنے گئی ہوئی تھی۔ ولید باہر جانے کے لیے اوپر سے نیچے آیا تو حسینہ کو موجود پایا۔ 2 لڑکے اور 1 لڑکی تھی اور وہ بڑی بے تکلفی سے ان کے ساتھ محو گفتگو تھی۔ ولید کو اوپر سے اترتے ہوئے وہ دیکھ چکی تھی، مگر نظر انداز کر گیا۔ آخر ولید نے خود پہل کی۔ ہیلو حسینہ۔ او ہیلو، وہ صرف اتنا کہہ کر اپنے فرینڈز کی طرف دوبارہ متوجہ ہو گئی۔ ہاں برائن، کیا کہہ رہے تھے تم؟ ولید کو اپنی شدید بے عزتی محسوس ہوئی۔ ایک تو یہ، دوسرا اس کا حلیہ آگ لگا گیا۔ گاؤں میں تو پھر اس کا حلیہ قابل برداشت ہوتا، مگر یہاں تو حد ہی ہو گئی۔ جینس کے ساتھ سکن ٹائٹ ٹی شرٹ جو اس کا ایک ایک خد و خال واضح کر رہی تھی، اور وہ کتنی بے حجابی اور بے فکری سے بیٹھی تھی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا اسے شوٹ کر دے۔ چچا چچی پر بھی غصہ آیا، کیا وہ اتنے بے غیرت ہو گئے ہیں کہ انہیں اپنی بیٹی کا حلیہ بھی نظر نہیں آتا تھا؟ وہ جلتا بھنتا باہر نکل گیا۔ کون تھے یہ موصوف؟ جیسیکا نے پوچھا۔ کون؟ وہ انجان بن کر بولی۔ وہ براؤن بوائے، اینگری ینگ مین۔ نیک ہنسا۔ وہ میرے کزن ہیں، وہ بے پرواہی سے بولی۔ ہی از ونڈرفل حسینہ، جیسیکا نے مرعوب ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں ونڈرفل، وہ استہزائیہ انداز میں ہنسی۔ خالی ہولی پرسنالٹی پر مت جاؤ، بے حد دقیانوسی اور غسیلہ شخص ہے۔ اوہ ریئلی، پلیز لیو دس ٹاپک، آئی ایم بور، حسینہ نے بیزاری سے بولی۔ 2 دن بعد اس کے فرینڈز واپس چلے گئے۔ ان دونوں میں کوئی رسمی سی گفتگو نہیں ہوئی۔
हसीना को अब फिर बड़ी शिद्दत से एहसास हो रहा था कि एक नाकाबिले कबूल शख्स उसका मंगेतर था। वो वलीद से खुद बात करने का सोचकर उसके कमरे की तरफ आ गई। उसने धीरे से दरवाज़ा नॉक किया। वलीद जो नाइट गाउन पहनकर लेटने ही लगा था चौंक गया। दरवाज़ा खोला तो उसको मौजूद पाया। बड़ी हैरत हुई। रात के 12 बजने वाले थे आप, और इस वक्त वो हैरान हुआ। मुझे आपसे कुछ कहना है। ऐसी कौन सी खास बात है जो सुबह नहीं हो सकती? आप अंदर तो आने दे। वलीद ने हिचकिचाते हुए उसे अंदर आने का रास्ता दिया। बेशक वो उसकी मंगेतर थी, मगर बहरहाल कोई ऐसा मजबूत रिश्ता तो ना था। वो उसके लिए नामहरम था, और फिर इतनी रात गई एक लड़की का इस कमरे में आना उसे बेहद अजीब लग रहा था। जी फरमाइए, वो बैठते हुए बोला। उसकी तरफ देखने से कसदन गुरेज किया। उसके सर्द रवैये पर अजीना का दिल और मुतनफ़र हो गया। क्या मंगेतर इस तरह के होते हैं? अपनी फियांसी देखकर ना कोई मुस्कुराहट लबों पर बिखरी, ना आंखों में शोखी थी। क्या आप इस रिश्ते से खुश हैं? आप क्यों पूछ रही हैं? उसे तीखे चतून से देखते हुए बोला। इसलिए मैं इस रिश्ते पर खुश नहीं हूँ। ये तो आपको रिश्ता तय हो जाने से पहले पहले बताना चाहिए था। मुझसे पूछा ही कब गया था? भेड़ बकरियों की तरह मेरा मोल लगा दिया गया। वो तल्खी से बोली। तो अब आप मुझसे क्या चाहती हैं? यही कि आप ये रिश्ता तोड़ दें? वो हाथ में लहजे में बोली। सॉरी, अगर आप चाहें तो बखुशी ये कदम उठा सकती हैं। मेरे अपने बड़ों के फैसले से इनकार नहीं कर सकता। वलीद के दो टोक अंदाज पर वो सुलग कर उठ खड़ी हुई। आपसे बात करके खामखा वक्त ज़ाया किया मैंने। वो पैर पटकते हुए बाहर निकल आई। वलीद मजीद एक दिन वहाँ रहा, फिर वापस लाहौर आ गया। जीना ने फैसला कर लिया था कि वो डैडी को साफ साफ कह देगी कि उसे ये रिश्ता पसंद नहीं, मगर उस वक्त उसका मुंह खुला रह गया जब उसकी शादी की डेट फिक्स कर दी गई। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि उसे खुद भी हैरत हुई। माम, अभी इतनी जल्दी क्या है? मैं अपनी एजुकेशन तो कंप्लीट कर लूँ। वो साफ इनकार करते करते रह गई। बेटा, तुम शादी के बाद भी तालीम जारी रख सकती हो। यही उम्र होती है शादी की। रोज़ रोज़ ऐसे अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। वलीद घर का लड़का है, बेहद सुलझा हुआ और खूबसूरत है। आखिर क्या कमी है इसमें? ठीक है माम, मगर वो उससे कुछ आगे कुछ भी ना कह सकी। शादी हवेली में होना थी। अशर और मुनीब की शादी भी साथ ही हो रही थी। तीनों लड़कियां मायूं बैठ चुकी थी। सब ने एक हंगामा सा मचा रखा था। सारा और जारा के लबों पर हर वक्त एक शर्मगी से मुस्कुराहट रहती थी, जबकि वो बेजार बेजार सी थी। पीले रंग से उसे वैसे ही चिढ़ थी, और अब तो वो पूरी की पूरी पीले रंग में रंगी लगती थी। पीला सूट, पीले फूलों वाले गजरे, मजीद पीला उपटन। एक हफ्ते से वो इसी हुलिये में थी। बकौल दादो, इस तरह दुल्हन पर ज्यादा रूप आता है। हसीना को एक ही जगह बैठे बैठे उलझन होने लगी। वो उठकर बाहर चली आई। अभी तक किसी ने उसे देखा नहीं था। इरादा था कि हवेली के पीछे वाक़ लॉन में जाकर कुछ देर खुली फिजा में बैठेगी। लॉन में पहुंचकर एक गहरा सांस लिया, फिर फूलों की तरफ मतवज्जा हुई। मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से लान झाड़ झनकार बना हुआ था। गुलाब की एक आध खिली कली पर नजर पड़ी तो लपक कर तोड़ लिया। फूलों की तो वो वैसे भी दीवानी थी। अचानक किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। वलीद वहां पहले से मौजूद था। वलीद को देखकर उसकी रगें तन गई। पीले मलगजे से लिबास में वो खिला हुआ सरसों का फूल लग रही थी। जीना को वलीद की निगाहें अजीब सी महसूस हुई। वो वहां से जल्द अज जल्द जाना चाहती थी। अचानक ही कोरस में गाने की आवाज़ों ने उसे चौंका दिया। अबरार, साद, असद, हुमा, तूबा, मोइज़, अमारा, फरा और तोर, नबील चाचू भी साथ ही थे। वलीद ने मुस्कुराकर सर झटक दिया। जीना ना चाहते हुए भी सुर्ख हो गई। वहाँ मजीद रुकना मुश्किल हो गया। ओए हो, इतनी बेताबियां, सब्र करे, सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। अबरार ने कहा। चोरी छुपे मुलाकातें? यार, इतनी बेताबी तो हमें भी नहीं थी। नबील के कहने पर वलीद मुस्कुराकर रह गया। अच्छा, गुलाब का फूल भी बतौर निशानी दिया है? असद की नज़र उसके हाथ में मौजूद सुर्ख गुलाब पर थी। जीना वहां से भाग गई। सबके मुश्तरका कहके ने दूर तक उसका पीछा किया। गांव में कोई ब्यूटी पार्लर तो था नहीं, इसलिए शहर से ब्यूटिशियन को बुलवाया गया, जिसने तीनों को बड़ी महारत से तैयार कर दिया। तीनों के रूसी मलबूसात एक ही तरह के थे। रुखसती से पहले तीनों जोड़ों को स्टेज पर बिठाया गया। दूल्हा की रवायती लिबास और कुल्ला में वलीद बेहद शानदार लग रहा था। दादों ने सबकी नज़र उतारी। अचानक लाइट चली गई। सब बौखला गए। मुबारक हो डार्लिंग, अजीना के कान में सरगोशी की गई। वो सटपटा कर रह गई। कुछ तो बोलो ज़ारा। सरगोशी दोबारा हुई। अजीना पहचान गई। वो अशर था। अशर भाई, ये मैं हूँ अजीना, ज़ारा नहीं। क्या? वो गोया करंट खाकर दौड़ उठा, दूर हटा। अंधेरे ने सारी गड़बड़ कर दी। ओए वलीद के बच्चे, तू मेरी वाली के पास बैठा है? यार, क्या मुसीबत है? मैं वलीद नहीं, मुनीब हूँ। क्यों सारा, तुम पहचानती हो मुझे? मुनीब ने अशर के बाद सारा से कहा। मुनीब भाई, मैं सारा नहीं, ज़ारा हूँ। वो धीरे से बोली। ला हौल वला कुव्वत, यानी मैं इतनी देर से खामखा तुमसे गुफ्तगू करा था? वो भी सारा समझकर वो हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ। ज़ारा, सच सच बताओ, इस कमीने ने तुमसे क्या कुछ कहा है? अशर के इस अंदाज पर ज़ारा की हंसी छूट गई। जनाब वलीद साहब, बराह करम मेरा इलाका खाली कीजिए। मुनीब ने वलीद से कहा। क्या मतलब?
मतलब یہ ہے کہ آپ سارا کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ منیب نے کہا تو ولید بھی بوکھلا گیا۔ ولید نے شکر ادا کیا کہ اس نے زینہ سمجھ کر سارا سے کچھ کہا نہیں تھا۔ وہ زینہ کے قریب بیٹھ گیا، ابھی بھی اسی تذبذب میں تھا کہ آیا وہ زینہ ہی ہے۔ ایسے ہی اس نے زینہ کا ہاتھ تھام لیا۔ میرا ہاتھ چھوڑیں، وہ تلخی سے بولی۔ ولید کو یقین ہو گیا کہ وہ زینہ ہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد لائٹ آ گئی۔ رخصتی کیا ہونی تھی، بس ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں شفٹ ہونا تھا۔ ولید جب اندر داخل ہوا تو حیران رہ گیا۔ وہ بڑی بے پرواہی سے بیٹھی زیورات اتار رہی تھی اور اسی دوپٹہ ایک طرف رکھا ہوا تھا۔ ولید نے تیکھے چتون سے اسے گھورا، پھر ذرا اپنے آپ کو نارمل کرنے کی کوشش کیا۔ السلام علیکم، وہ بیٹھتے ہی بولا۔ زینہ نے کوئی توجہ نہ دی۔ ولید کے لب بھینچ گئے۔ کیا یہ اچھا ہوتا اگر آپ کچھ دیر میرے آنے کا انتظار کر لیتی؟ اب بھی وہ کوئی توجہ دیے بغیر زیورات اتارتی رہی۔ ولید کو ایک دم غصہ آ گیا۔ اس کا بازو مضبوطی سے تھام لیا۔ اٹھو اور یہ سب چیزیں سمیٹو یہاں سے، لہجے میں بلا کی سکتی تھی۔ نہیں اٹھتی کیا کریں گے؟ اور چھوڑے میرا بازو، بالکل جنگلی ہیں آپ، وہ چلائی۔ میں وہ کچھ کر سکتا ہوں جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ ہری اب سمیٹو یہ سب یہاں سے، میں آپ کی کوئی حکم مانگنے کی پابند نہیں ہوں ولید صاحب۔ بڑی خوش فہم حقیقت ہے، شوہر ہوتا ہوں میں آپ کا۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ مجھے آپ سے کوئی دلچسپی نہیں۔ ٹھیک ہے، ایسے تو ایسے صحیح، تمہارا غرور تو مجھے توڑنا ہے اور آج ہی توڑنا ہے۔ ولید آگے بڑھا۔ آخر کب تک وہ مزاحمت کرتی؟ آخرکار اس آہنی وجود شخص کے سامنے بے بس ہو گئی۔ زینہ نے روتے روتے سر اٹھا کے قریب ہی بے فکر سوئے ولید پر نظر ڈالی۔ کس قدر پرسکون نیند سو رہے ہو ولید احمد؟ ایک لڑکی سے اس کی نسوانی انا چھین کر اس نے نفرت سے سوچا۔ اس طرح روتے روتے کافی ٹائم گزر گیا۔ اس نے بالوں کو سمیٹا اور خود واش روم میں چلی گئی۔ اس نے محض ولید کو چڑھانے کی خاطر بلیک جینز پر گرین شرٹ پہن لی۔ ولید ابھی تک سو رہا تھا، نیند تو اسے بھی آ رہی تھی مگر وہ ابھی سونا نہیں چاہتی تھی۔ بالوں کو ڈرائر سے خشک کرنے لگی۔ ڈرائر کی آواز پر ولید کی آنکھ کھل گئی۔ تم سوئی نہیں؟ مندی مندی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ منہ پھلائی کھڑی رہی۔ ولید اٹھ کر واش روم میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد باہر آیا تو نظر اس کے حلیے پر پڑی۔ تم آج کے بعد اس قسم کے مغربی لباس میں نہیں پہنو گی۔ میری مرضی، میری زندگی ہے، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا مجھ پر پابندیاں لگانے کا۔ اچھا، وہ طنزی انداز میں ہنسا۔ ویسے تمام حقوق مجھے ہی حاصل ہے، لگتا ہے ابھی تک تمہاری اس ناقص عقل میں بات نہیں آئی جو میں تمہیں رات بھر سمجھاتا رہا ہوں۔ وہ بڑی بے باکی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جی بہکی بہکی سی نظریں تھیں، پہلے تو کبھی بھی اس نے ایسے نہیں دیکھا تھا۔ زینہ بے ساختہ نظریں جھکا گئی۔ لگتا ہے اب سمجھ میں آ گئی ہے۔ ولید نے ایک ہاتھ سے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ زینہ نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ میں یہی لباس پہنوں گی، سمجھے آپ؟ بے حد ضدی لہجہ، بس حد شوق، مگر صرف میرے سامنے۔ وہ شوخی سے مسکرایا۔ زینہ کے لیے غسیلے اور اکھڑ ولید کا یہ شوخ روپ نیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی کو میرے علاوہ کوئی دیکھے۔ وہ اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کرتے ہوئے بولا۔ ویسے بھی اس قسم کے چست لباس مشرقی لڑکیوں کو زیب نہیں دیتے۔ زینہ اس کی گرفت سے نکلنا چاہتی تھی، اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی تو ولید نے اسے چھوڑ دیا۔ دسترخوان پر ناشتہ لگ چکا تھا۔ دادو کے حکم کے مطابق سب کو اکٹھے ناشتہ کرنا تھا۔ سارا اور زارا کی لبوں پر بڑی شرمگی سی مسکراہٹ رقصاں تھی مگر وہ منہ پھلائے چپ چاپ بیٹھتی ہے۔ زینہ بیٹا ناشتہ کیوں نہیں کر رہی؟ دادو نے بالآخر پوچھ لیا۔ ولید نے بھی چونک کر اسے دیکھا۔ دادو دل نہیں کر رہا، وہ یہ کہہ کر اٹھ کر چلی گئی۔ ولید کو بے حد برا لگا اس کا یوں سب کی موجودگی میں اٹھ کر جانا۔ جائیے اپنے روٹھے صنم کو منائیے، ابرار نے ولید کے کان میں شریر سے سرگوشی کی۔ ولید نے گھور کر دیکھا تو وہ بیچارہ اپنی پلیٹ پر جھک گیا۔ ناشتہ کیوں نہیں کیا تم نے؟ ولید نے اندر آتے ہی پوچھا۔ میری مرضی، وہ تنک کر بولی۔ میرے سامنے یہ اکڑ بازیاں نہیں چلیں گی۔ تم ناشتہ کرو یا نہ کرو یہ الگ بات ہے، مگر یوں سب کے سامنے دسترخوان پر سے اٹھ کے رہنا کتنی معیوب بات ہے۔ مجھے یہ حرکت بالکل پسند نہیں آئی۔ جب مجھے آپ سے کوئی دلچسپی نہیں تو آپ کی پسند سے بھی کوئی سروکار نہیں ہے۔ شٹ اپ، وہ گھررایا۔ آج کے بعد ایسی کوئی حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہوں، آپ سے برا اور کوئی ہو بھی کون سکتا ہے؟ وہ پھنکاری۔ زینہ زبان کو لگام دو، ورنہ کیا کر لیں گے؟ جو کچھ کرنا تھا کر چکے۔ آپ میں جتنی انسانیت ہے اس کا مظاہرہ بھی دیکھ چکی ہوں میں۔ زینہ کا لہجہ بے حد ضدی اور ہٹ دم تھا۔ ولید کا بس نہیں چل رہا تھا کیا کر ڈالے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا دروازے پر ہونے والی دستک نے اسے روک دیا۔ ولید کو حیرت ہوئی کہ آخر رزینہ اس سے اتنا کیوں چڑھتی ہے، اور رزینہ کو وہ اس لیے برا لگتا تھا کیونکہ وہ ہر بات پر ٹوکتا تھا۔ یہ نہ پہنو، یہ نہ کرو، اسے پابندیاں زہر لگتی تھی۔ ایک ہفتہ گاؤں میں رہنے کے بعد وہ لاہور آ گئی۔ شروع میں ایک بار دروازہ بجنے پر وہ کھولنے کے لیے اٹھی تو ولید نے اسے روک دیا۔ رکو، پہلے اپنا گاؤن پہن لو۔ پہن تو رکھا ہے میں نے، وہ چڑھ کر بولی۔ یہ سلیو لیس نائٹی تم صرف میرے سامنے پہن سکتی ہو، کمرے سے باہر میں تمہیں اس حلیے میں نہیں جانے دوں گا۔ ولید کے اٹل لہجے پر وہ جلتی بھنتی واش روم میں گھس گئی۔ ہمیشہ اس کی اور ولید کی لڑائی لباس کے معاملے پر ہوتی تھی۔ زینہ دراصل لندن جیسے آزاد خیال شہر سے آئی تھی، اس لیے اس کے خیال میں حیا دل میں ہونی چاہیے۔ ظاہری لباس جیسا بھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ظاہری لباس جیسا بھی ہو، اور اس کا یہ خیال غلط تھا۔ ولید کا داماد پسند قسم کا بندہ تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیوی پر کسی کی ذرا سی بھی غلط نگاہ پڑے۔ یہ نہیں بلکہ وہ ہر ایسی لڑکی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا جو اڑیاں لباس میں ہو۔ ولید کے دوست نے
इन दोनों को अपने खाने पर मदऊ किया था। तुम ऐसा करो, ये साड़ी बांधो। वलीद ने उसे खुद लिबास मुंतखब करके दिया। जीना का इरादा खुद भी यही साड़ी बांधने का था। जब वो आईने के सामने खड़ी मेकअप को फाइनल टच दे रही थी तो वलीद गुनगुनाने लगा, बहुत खूबसूरत है मेरा सनम। अजीना ने बेख्तियार उसकी तरफ देखा। वलीद ने उसे देखा, फिर हंसते हुए बोला, तुम क्या समझ रही थी? ये गाना मैं तुम्हारे लिए गा रहा था। जी नहीं, वो एकदम गड़बड़ा गई। उसका कहकहा बड़ा जानदार था। बेचारी लड़कियां, कहीं तारीफ हो रही हो तो फौरन कान खड़े हो जाते हैं उनके। उसका लहजा तमसखराना था। गलतफहमी है आपकी, वो मुंह बनाते हुए बोली। सुनो, इस साड़ी के साथ नया ब्लाउज बनवा लो। वो अचानक बोला, क्यों? ये है तो सही, बहुत छोटा है ये, और तुम्हें पता है मुझे पसंद नहीं। आखिर आप चाहते क्या हैं? उसने हेयर ब्रश बेड पर पटक दिया। हर बार आपकी यही तकरार होती है। क्या चाहते हैं आप? मैं 7 पर्दों में छुप कर बैठ जाऊं, यही समझ लो। आखिर आप इतने बैकवर्ड क्यों हैं? मैं बैकवर्ड नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं है मेरी बीवी अपने जिस्म की नुमाइश करती फिरे। नहीं हूँ मैं आपकी बीवी, वो चिल्लाई। बीवी नहीं तो हो तो फिर क्या हो? बीवी नहीं हो तो फिर क्या हुआ? क्या हो? वलीद ने घूरा। रखेल हूँ मैं आपकी, आपका दिल बहलाने और हुक्म मानने के लिए लाई गई हूँ। जब जी चाहता है खिलौने की तरह इस्तेमाल करते हो, जब जी चाहता है अपनी मर्जी मुझ पर लागू करते रहते हैं। बकवास बंद करो। वलीद का हाथ उठ गया। जानती हो, तुमने मेरे साथ साथ अपने आप को भी गाली दी है। डूब मरने का मकाम है उस औरत के लिए जो अपने शौहर से ये कहे कि वो उसकी बीवी नहीं रखेल है। वलीद को इतना गुस्सा पहले कभी नहीं आया था। इतना भारी हाथ पड़ने पर हसीना की आंखों के सामने तारे नाचने लगी। वो बिलक बिलक कर रो दी। वलीद गुस्से से बाहर निकल गया। शहनाज, वलीद की अम्मी ऊपर गई तो अजीना के रोने की आवाज़ आई। अजीना, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? वो तड़प उठी। ताई अम्मी, वो उनके गले लगकर सिसकने लगी। क्या हुआ मेरी जान? वो घबरा के फिर नज़र उसके गाल पर सबत उंगलियों के निशान पर पड़ी। ये किससे मारा तुम्हें? वलीद, वो रोते हुए बोली। क्या मारे सदमे के उनके उनसे आगे बोला ही ना गया। उनका बेटा ऐसा भी हो सकता है, तुम फिक्र ना करो, वो आए तो सही, मैं पूछूंगी उससे। ताई अम्मी ने उसे तसल्ली दी और खुद बाहर आ गई। वलीद आया तो उसकी पेशी आ गई। अम्मी, आपने मुझे बुलाया? आओ आओ साहबजादे, क्या बात है? अम्मी, कुछ नहीं, बस जरा फूलों के हार पहनाने हैं आपको। इतना बड़ा कारनामा जो किया है। वो मुसलसल तंज कर रही थी। क्या मतलब अम्मी? मैं समझा नहीं। वो लज गया। बहुत बागैरत और बहादुर है मेरा बेटा, औरत पर हाथ उठाना मर्दानगी समझता है। ओ तो जीना ने आखिर बता ही दिया। वलीद से निगाहें ना मिलाई गई। चुप क्यों हो? आखिर कौन सी ऐसी बात हो गई थी जो तुमने बच्ची पे हाथ उठाया? वो अम्मी, वो अब उन्हें क्या बताता? यकीनन गलती तुम्हारी होगी जो चुप खड़े हो। क्या इसी दिन के लिए तुम्हें पढ़ाया लिखाया था? क्या फ़र्क रह गया? आखिर तुम्हें और एक गंवार शख्स में बहुत अफसोस हुआ मुझे तुम्हारी इस हरकत से। यकीन करो, तुमने मुझे इस बच्ची से नज़र मिलाने के लायक नहीं छोड़ा। मगर अम्मी, वो बस जाओ और जाकर उसे मनाओ। माँ के कहने पर वो जलता भुनता कमरे में चला आया। वो बेड पर आड़ी तिरछी लेटी थी। वलीद को उस पर शदीद गुस्सा आया। एक झटके से सीधा किया। वो शायद सो रही थी। हड़बड़ा कर उठ बैठी। वलीद ने उसके शानों को अपने मजबूत आहनी हाथों में जकड़ लिया। कुछ देर से यूं ही जहरखंद अंदाज में घूरता रहा। जीना को यूं महसूस हुआ जैसे उसके बाजू में आहनी सलाखें गाड़ दी गई हों। दर्द की शिद्दत से उसकी आंखें लिब्रेस हो गई। वलीद ने उसे एक झटके से बेड पर पटक दिया। वो हैरान और परेशान सूरत उसे तकती रही। वलीद ने अब उससे मुकम्मल किनारा कशी इख्तियार कर ली थी। उससे मुखातिब होता, ना कोई काम कहता। पहले जो रोक टोक करता था वो भी ख़त्म हो गई। उसे उससे कोई सरोकार ना था। वो क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, क्या पहन रही है, वो सबके सामने भी कभी उससे मुखातिब ना होता था। जीना को पहले पहल तो बहुत अच्छा लगा, मगर चंद दिन गुजरने के बाद उसकी ये बेरुखी बहुत शिद्दत से महसूस होने लगी। बहुत दिल चाह रहा था कि वही पहले वाला वलीद बन जाए। उसे वलीद से उनसे हंसी हो गई थी, या यूँ कहना चाहिए कि आदत हो गई थी। अशर और ज़ारा लाहौर आए हुए थे। ज़ारा बेहद खुश लग रही थी। क्या बात है, आजकल तुम दोनों में कोई लड़ाई चल रही है? अशर ने दोनों के सर्द रवैये को महसूस करते हुए कहा। दोनों खामोश रहे। क्या कहते हैं? आखिर जीना बोल पड़ी। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं, उनकी आदत का तुम्हें तो पता है, ज़्यादा बोलते नहीं। वाह भाई, बड़ी जल्दी आदतें जान ली, बड़ा खुशकिस्मत है वलीद। और एक हम है कि उसने ठंडिया भरी। क्या क्या, ज़रा फिर से कहिए। ज़रा चिल्लाई। हाँ तो ठीक ही तो कह रहा हूँ मैं। वो शरारत से बोला। वलीद भाई, हैरत है, आपने इस चीज़ को इस हद तक बदल दिया। आपने इन मोहतरमों को इस हद तक बदल दिया। वलीद चाहते हुए भी मुस्कुरा ना सका। इन सब के दरमियान सर्द मैरी को सबने महसूस किया। उस रोज़ वो सोचों में गुम बैठी थी कि ज़ारा आगे क्या सोच रही हो। वो जीना चौंकी। कुछ नहीं, बस ये रमज़ान शरीफ कितनी जल्दी आ गया। हाँ देखो, वक्त कितनी जल्दी गुजर गया है। कल की बात थी जब हम सब गांव में इकट्ठे हुए थे। हाँ, उसने एक सरदा मरी। जीना, कोई मसला है क्या? क्या मतलब? मतलब ये कि कहीं तुम्हारी और वलीद भाई की कोई लड़ाई तो नहीं हुई? नहीं नहीं, तो वो गड़बड़ा गई। कोई बात तो है, तुम भी हर वक्त यूं
खामोश रहती हो वलीद भाई, और अम्मी भी चुप चुप से हैं। तुम खुश तो हो ना वलीद भाई के साथ? हाँ बहुत खुश हूँ, वो बोली। उसकी आंखें उसके दिल का हाल अयां ना करती। इधर मेरी तरफ देखो। सारा ने उसे अपनी तरफ किया। जीना ने आंखें भींच ली। उसकी सूरत, उसके चेहरे पर रकम थी। जीना क्या हुआ मेरी जान, बोलो। बताने से जी हल्का हो जाता है। सारा ने उसको कहा तो वो उसके शाने से लग के गले से लगकर सिसक उठी। अजीना कुछ तो बताओ। कुछ नहीं, बस ऐसे ही दिल भर आया था। वो उठकर चली गई और सारा को परेशानी में मुब्तला कर गई। शाम को अफ्तारी के बाद ही सारा वलीद के पास चली आई। वलीद भाई मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। कोई ख़ास बात है क्या? वो मुस्कुराए। बेहद ख़ास और अहम। वलीद भाई आपका जीना भाभी से कोई क्लैश हुआ है क्या? वो बिला तमहीद पूछने लगी वलीद के मुस्कुराते लब भींच के। तुम क्यों पूछ रही हो? क्या जीना ने तुमसे कुछ कहा है? नहीं उसने कुछ नहीं कहा, मैंने खुद महसूस किया। आपने उसकी हालत देखी है? दिन ब दिन निखरने की बजाय वो घुलती चली जा रही है। आखिर कोई तो वजह होगी। प्लीज़ सारा इस टॉपिक को यहीं ख़त्म कर दो। कैसे ख़त्म कर दूँ? अगर कोई बात है तो उसे अभी क्लियर करें, वरना ये छोटी मोटी बातें सारी ज़िंदगी का रोग बन जाती हैं। मैं अपने मामलात में किसी को शरीक नहीं करता। प्लीज़ मुझे मजबूर मत करो। तुम्हें मालूम है कि मैं अपने मसाइल किसी से शेयर नहीं करता। वलीद के दो टोक अंदाज पर वो बुझे दिल के साथ उठकर बाहर चली आई। चांद रात को सब लोग छत पर खड़े हल्ला गुल्ला कर रहे थे। सिर्फ वलीद नीचे अपने कमरे में था। सब किस कदर खुश थे। एक वो थी उदास परेशान दिल गिरफ्तार। हर बार चांद रात मेरे लिए उदासियां ही क्यों लाती है? सब लोग अपनी खुशी में मगन थे। वो चुपके से नीचे आ गई। काश इस दफा मैं और वलीद भी सब लोगों की तरह चांद देख रहे होते। दिल के किसी कोने में ख्वाहिश जागी। आंखें नमकीन पानी से जल थल होने लगी। जब्त का बंधन हाथ से छूट गया। जी चाह रहा था जाकर मना ले सितमगर को। आखिर वो उसका शौहर था। अशर को पसंद नहीं है कि कोई उसकी बीवी को देखे। ज़ारा की आवाज़ की बाजगश्त सुनाई दी। शौहर की पसंद का ख्याल बीवी नहीं रखेगी तो और कौन रखेगा? जब अशर, जिसे मैं बहुत ज़्यादा लिबरल और ब्रॉड माइंडेड समझती थी, ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि इसकी बीवी के बालों को भी कोई देखे, तो फिर वलीद कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि उनकी बीवी अपने जिस्म की नुमाइश करती फिरे? दिमाग की पुरजोर दलील के आगे वो बेबस हो गई। शौहर मजाजी खुदा होता है, उसकी खिदमत करना, उसका हुक्म मानना बीवी पर फ़र्ज़ होता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर खुदा के बाद किसी को सजदा करना जायज़ होता तो मैं बीवी से कहता वो अपने शौहर को सजदा करे। उससे ये ज़ाहिर होता है कि अल्लाह ताला ने शौहर का बीवी पर कितना ज़्यादा हक़ रखा है। वो औरतें जो अपने शौहर को की खुशी का ख्याल रखती है वो जन्नती हैं। अगर तुम्हारा शौहर तुम्हारी किसी बात को नापसंद करता है तो फ़ौरन उसे तर्क कर दो और शौहर की खुशनुदी हासिल करने के लिए वो काम करो जो उसे पसंद हो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई औरत इस हालत में मरे कि उसका शौहर उससे खुश हो तो वो जन्नत में जाएगी। दादों की एक बार सब लड़कियों को कही गई बातें अजीना को याद आ रही थी। मान लो जीना अहमद के तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई है। दिल की आवाज़ पर उसकी आंखें भर आई। वलीद प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। आप तो बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत बुरी हूँ। फिर आप मुझे यूँ बेरखी की अजियत क्यों दे रहे हैं? क्यों मुझे यूँ तड़पा तड़पा कर मार रहे हैं? वो उसके कदमों में बैठ कर रो दी। वलीद ने चौंक कर देखा। कुछ देर यूँ ही खामोशी से देखता रहा, फिर करवट बदल कर लेट गया। अजीना के दिल में टीस उभरी। वो मुझे दिल के साथ उठकर बाहर चली आई। सब लोग बड़े कमरे में जमा थे। वलीद भाई सो गए क्या? सारा ने पूछा। हाँ शायद, वो अपनी आंखों की नमी छुपाते हुए बोली। क्या बात है अजीना, तुम रो क्यों रही हो? महीज ने पूछा। नहीं मैं रो तो नहीं रही हो। जबरा मुस्कुराई। फिर ये आंसू? फरहा ने पूछा। सारा डिस्टर्ब होगी। वो पता नहीं, शायद आंख में कुछ पड़ गया है। वाकई अबरार ने कुछ ऐसी नज़रों से देखा कि वो बेख्तियार नजरें चुराने पर मजबूर हो गई। वो बला का चेहरा शनास था। तुम लोगों को मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं आ रहा? वो रोहानसी होगी। अच्छा बाबा आ गया यकीन, चलो मेहंदी तो लगाओ ना हमें, तूबा ने कहा। वो मेहंदी लगाने में माहिर थी। सबको मेहंदी लगाई। रात के 2 बज चुके थे। वो वहीं सो गई। सुबह ईद की नमाज पढ़कर जब सब मर्द हजरात वापस लौटे तो सब लड़कियां तैयार हो चुकी थी। वलीद ने सबको ईदी और ईद की मुबारक दी। जीना ने चुपके से नजर उठाकर उसे देखा। पेपर कॉटन के सफ़ेद कलफ लगे कड़कड़ाते सूट में वो बेहद शानदार लग रहा था। इसी लम्हे वलीद ने भी अजीना को देखा तो नजरें मिलने पर अजीना गड़बड़ा गई। नजरों का जाविया तब्दील कर लिया। वो दादों के पास बैठी थी। ब्लैक साड़ी जिसके फिरोजी कामदार बॉर्डर थे, फिरोजी ब्लाउज, हल्की फुल्की मैचिंग ज्वेलरी और मुनासिब मेकअप, वो बहका देने वाली हद तक हसीन लग रही थी। वलीद के जज्बात में तलातुम बपा हो गया। ईद मुबारक दादो। वो दादों से प्यार लेने के लिए झुका। कुनखियों से उसको देखा। उसे झुकाए अपने नाखनों से खेल रही थी। जीते रहो मेरे बच्चे, दादों ने प्यार किया। जीना के दिल पर एक भारी बोझ आन पड़ा। इस संग दिल ने उसे ईद मुबारक तो कजा, एक नज़र भर के भी देखना गवारा नहीं किया था। सब लोग हंस रहे थे, कहके लगा रहे थे। उसका दिल नहीं चाह रहा था वहां बैठने को। उठकर अपने कमरे में चली आई। अरे इसे क्या हुआ? सबसे पहले अशर ने नोट किया। लगता है अभी तक वलीद भाई ने ईदी नहीं दी। जब जब ही वो नाराज हो गई है। अबरार शरारत से बोला। जाओ यार क्यों तंग कर रहे हो? नबील चाचू ने कहा तो मुस्कुराते हुए उठ गया। वो बेआवाज रो रही थी। ओहो, वो खनकार कर अपनी आमद का ऐलान किया। वो चौंक गई। ओह, वलीद को देखकर उसके होंठ सिकुड़ गए। आंसू में रवानी
आंसू की रवानी में तेजी आ गई। आज नहीं। वलीद ने उसके आंसू अपनी पोरों पर चूम लिए। वो धीरे धीरे सिसकियां लेती रही। आपके यहाँ ईद मुबारक कहने का रवाज नहीं है? दिलकश लहजा उसके लबों पर बड़ी शरीर मुस्कुराहट रखसा थी। ईद मुबारक, वो धीरे से बोली। ऐसे देते हैं ईद मुबारक, ऐसे देते हैं मुबारकबाद रूखी फीकी बेरंग सी। हमें आपकी ये मुबारकबाद कबूल नहीं है। वो मसनूई खफगी से बोला। तो फिर कैसे दूं? ऐसे। वलीद ने अपने दोनों बाजू फैला दिए। वो उसका उंदिया जानकर गुलनार हो गई। सोच लो, अगर मुबारकबाद ना दी तो ईदी से हाथ धोना पड़ेंगे। हमें नहीं चाहिए संगदिल लोगों की ईदी, वो रूठेपन से बोली। उसका कहकहा बड़ा जानदार था। संगदिल तो तुम खुद हो। मुझसे 4 माह से दूरी की अजियत दे रखी है। बिल्कुल पत्थर हो। पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ। उसने मुझे छू कर नहीं देखा। उसने बजस्ता शेर पढ़ा। बहुत खूब, तो शेर व शायरी भी करने लगी हो। वैसे अब तुम ये दावा नहीं कर सकती। वो मुस्कुराया। कौन सा? पहला इशारा शेर के पहले मिसरे की तरफ था। नहीं, दूसरा। उसके शरीर अंदाज पर झीप गई। आप बहुत अच्छा हूँ ना? वलीद ने उसका जुमला उचक लिया। बड़ी खुशफहमी है जनाब को। खुशफहमी नहीं, यकीन है, और ये यकीन तुमने दिलाया है। मैंने? हाँ, जब तुम चोरी चोरी मुझे देख रही थी। वलीद के कहने पर वो नजरें झुका गई। झूठे हैं आप। क्या करें साहिब, अब तो आपको सारी उम्र इस झूठे के साथ रहना है। वलीद का लहजा, उसका अंदाज, उसकी गुफ्तगू हसीना तो धनक रंगों में नहा गई। सुनो, तुम्हें मुझसे कितनी मोहब्बत है? अचानक वलीद ने पूछा। अगर यही सवाल मैं आपसे करूं तो सुन लो कि तुम मेरी अव्वलीन चाहत हो। अच्छा, मगर आपके तो हर अंदाज से यूं लगता था जैसे मुझसे ज्यादा नफरत शायद ही आपको किसी से हो। दरअसल मेरे ख्याल में हर चीज़ का एक वक्त होता है। मैंने सोचा कि चीज़ अपनी है, बाद में जी भरकर प्यार जताएंगे। वो मुस्कुराया, फिर बोला। अजीना, मैंने हमेशा एक मशरकी लड़की को बीवी के रूप में देखा था, और सिर्फ इसीलिए मैं तुम्हें भी मशरकी रंग देना चाहता था। अजीना की आंखों में तशक्कुर से पानी भर आया। अनजाने में वो ऐसे शख्स से मोहब्बत की मुस्तहिक हो गई थी जो आइडियल कहलाए जाने के लायक था। ईद की मुबारकबाद दे दो, वरना। वलीद ने शोखी से कहा। वरना क्या? वो नाज से बोली। वरना तुम जानती हो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। आप तो हैं ही बेईमान। इतनी मुश्किल शर्त जानबूझ कर रखी है। मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं। ये कहते ही वलीद ने उसको अपने साल में ले लिया था। जीना ने उसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश की। वलीद उसकी इस बेकार कोशिश पर महजूज होकर रह गया। उससे अपना भरपूर इस्तेहकाक इस्तेमाल किया। जीना को आज मालूम हुआ था कि सच्ची मोहब्बत किसे कहते हैं। हया औरत का जेवर है, और औरत को हर हाल में उसकी हिफाजत करना होती है। औरियां लिबास तो बहुत सी मैली निगाहों का तवज्जो का मरकज़ बनते हैं। काश कि हमारे माशरे का हर मर्द वलीद की तरह सोचने लगे, और औरतें अपना वक़ार बुलंद रखें और अपने निस्वानी हया का अलम गिरने ना दें। इसके साथ इस खूबसूरत सा ईद बेस्ड नावल का इख्तिताम होता है। आज मुझे लगता है आपको थोड़ी सी मेरी तरफ से माजरत है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस रही है रमज़ान की वजह से। दरअसल मुझे ये नावल पढ़ने के लिए टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि घर के काम, इबादत, रोज़ा, नमाज, कुरान, फिर इसमें नावल पढ़ने के लिए, वो भी आप लोगों के लिए टाइम मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए डिस्टर्बेंस को इग्नोर कीजिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल एक नए नावल के साथ हाज़िर होंगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।